हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की नई सीरीज़ हमारी। हमने अभी तक जो सेकंड चैप्टर है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, उसमें हमने सेकंड पार्ट में मानव नेत्र, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और इंद्रधनुष कैसे बनता है आदि प्रश्नों के बारे में हमने बात की और होप्सो आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा भी होगा और देखा भी होगा। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है। जब एक पृष्ठ से कोई प्रकाश किरण आती है तो दूसरे पृष्ठ से टकराने के पश्चात वो उसी पृष्ठ में अंदर की तरफ चली जाती है, जिसके कारण उसके मार्ग में विचलन होता है और अपवर्तन कहलाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि जब वायुमंडल की बात करें तो उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, सबका घनत्व अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग है। तो इस कारण से उन गैसों के बीच में अलग अलग माध्यमों का निर्माण हो जाता है, जिस कारण आने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से बार बार विचलित होती रहती है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं जिसका परमाणु भार अलग अलग होता है। हल्की गैस ऊपर और भारी गैस नीचे होती हैं, जिस कारण सघन तथा विरल माध्यम का निर्माण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो गैस के अलग अलग माध्यम बनने से प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होती रहती है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन है और इसके कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे हमने यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लिखा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 2012 और 2016 में पूछा गया सवाल है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण टिमटिमाते हैं कि तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण विभिन्न परतों से गुजरता है। विभिन्न परतों से वही छोटी छोटी जो गैस की परतें बनी हुई है, इन परतों का घनत्व, तापमान अनियमित रूप से बदलता रहता है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होता है तो तापमान भी बदलेगा और उसका घनत्व भी क्या होगा, बदलता रहेगा, जिस कारण तारों से आने वाला प्रकाश अपने मार्ग निरंतर बदलता रहता है। क्योंकि जहाँ पे वो सघन था, अब वो हिलने के कारण उसकी स्थिति जरा सी क्या हो गई, सघन में ज़्यादा डेंसिटी हो गई या कम हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित होता रहेगा। इस कारण से तारा क्या होता है, उसका प्रकाश कभी हमारे नेत्र में सीधा आता है तो कभी हमारी नेत्र से नीचे, जिस कारण से हमें क्या दिखाई देता है, वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हमारे पास तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके बारे में था। अब जो अगला हमारे पास यहाँ पे है वो है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, और ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है 2008, 2009, 2015, 2017 और 2022 में। अब क्यों नहीं टिमटिमाते, मुख्य कारण तो यह है कि क्योंकि ग्रहों का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, जिस कारण से ग्रह नहीं टिमटिमाते। ये यदि आप आंसर पेपर में लिख करके आते हैं तो इसमें भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों का अपना वास्तविक प्रकाश होता है वही अपने प्रकाश को क्या करते हैं, आगे की तरफ भेज पाते हैं और अपवर्तन उन्हीं से हो पाएगा, तभी वो टिमटिमाते हुए प्रतीत हो पाएंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि ग्रह जो हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी से क्या है, ज़्यादा निकट हैं, जिस कारण से उनका अपवर्तन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। परंतु आप इतना भी ये लिख करके आते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत है, जो आपके अच्छे नंबर आने में सहायक होगा। अब जो अगला टॉपिक है, जो मेन इसमें है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है कि जब प्रकाश किरण छोटे छोटे कणों से टकराता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसको हमने एक सामान्य भाषा में लिखा हुआ है कि जब प्रकाश वायु में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों, धूल कणों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर उन्हें अन्य दिशाओं में फैला दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो वही बात है कि जब वो आएगा तो टकराता है और अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। छोटे कण होंगे तो उनसे प्रकीर्णन अत्यधिक होगा और जैसे जैसे कणों की स्थिति बड़ी होगी तो उससे आगे की तरफ निकलने वाला प्रकाश क्या होगा, श्वेत प्रकाश ही होगा। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के पश्चात हमारे पास दूसरा टॉपिक था प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके बारे में हमने बात की और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपरों की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टिंडल प्रभाव। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सन लिखना भूल गया हूँ, परंतु हमारे पास बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया सवाल है। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाश किरण कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये चीज़ हमने देखी होगी, जब हम कभी वन में जाते हैं तो पेड़ों से छन करके धूप हमारे पास पहुंचती है, तो ये भी एक टिंडल प्रभाव का है। जब हम अंधेरे कमरे में हमारे दरवाजे में छोटा सा छेद हो और उससे प्रकाश किरण क्या हो, छनती हुई बाहर आए, तो वो भी जो उसका मार्ग दिख रहा है और जिसमें हमें कण हिलते हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी एक टिंडल प्रभाव की घटना है। तो इस प्रकार की घटना जब वो कोलाइडी माध्यम से होकर के गुजरती है तो प्रकीर्णन के पश्चात उनका मार्ग क्या होता है, दिखाई देने लगता है
प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। हम केवल इसमें वही प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं या पूछे गए हैं। तो देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान या सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये सभी घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो उस समय जो आसमान में सूर्य के इर्द गिर्द की जो स्थान होता है या सूर्य का जो होता है वो लाल दिखाई देता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। तो लिखा हुआ है हमने कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल है और सूर्य उस समय यहाँ पे है सूर्योदय के समय, तो हम इस जगह पे, तो यहाँ पे आने में उसको क्या करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात जिस कारण उसके लगभग सभी प्रकाशों का प्रकीर्णन होता जाता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, इस कारण उसमें केवल लाल ही रंग बचता है और यही कारण है कि सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये हमारे पास 2008, 11 और 17 में पूछा गया सवाल है जो हमें करना है। अगला सवाल है हमारे पास, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग, ये 2013, 14 और 17 में पूछा गया कि जो साफ आकाश है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका भी वही है प्रकीर्णन। वायुमंडल में धूल तथा जल के अनियमित कण उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, नीले रंग को फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे निचले स्तर में जो तरंगदैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, नीले रंग की, जिस कारण से वो सबसे ज़्यादा फैलता है। इसलिए नीला रंग क्या होता है, आकाश में हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरिक्ष में व्यक्ति को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अभी 2008, 2010, 13, 17 और 18 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से आपके पास कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि अंतरिक्ष में ना ही कोई वायुमंडल होता है, वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश किरणें टकराएंगी नहीं किसी भी कण से, और नहीं टकराएंगी तो प्रकीर्णन भी नहीं होगा। तो यही है कि अंतरिक्ष में ना तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को आकाश काला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको आप समझ लें और इसको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लें। लास्ट जो इस पार्ट का हमारा एक टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। 2008, 11, 15, 17 और 16 में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए कि क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो संशोधित करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती हैं। तो उसके लिए जो किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस का, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। और यही चीज़ है कि दूर दृष्टि दोष के संशोधन के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष का दोबारा से बात कर लें कि दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से जो हमारा सेकंड पार्ट था भौतिक विज्ञान का वो भी आज समाप्त होता है। क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आ रहा होगा। हम बहुत जल्दी इस सीरीज़ को कर रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं के लिए समय बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, हमारे पास पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इन सवालों को आप इसी प्रकार से याद या सुनते भी रहेंगे अपने यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको वो याद बहुत जल्दी हो जाएंगे और आपको पता रहेगा कि कौन सा सवाल पेपरों में कितनी बार पूछा गया है। तो होप सो आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले समय में, आने वाले सालों में भी नए वीडियो आपके लिए पहुंच पाएँ। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में इसी प्रकार से।